आज का हमारा टॉपिक है GERD, GERD, गैस्ट्रो ईसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज़। गैस्ट्रो ईसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज़। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है, रिफ्लेक्स स्टमक कंटेंट टू ईसोफिगस। जो भी स्टमक का कंटेंट होता है ना, हमारा जो स्टमक होता है वो बेसिकली जो है वो एसिडिक पीएच होती है, उसकी HCl की जो है वो सिक्रीशन हो रही होती है और एंजाइम्स भी इसके साथ साथ वो सिक्रीट कर रहा होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, गर्ड में रिफ्लेक्स का मतलब ऊपर की तरफ आना। तो स्टमक का जो भी कंटेंट होता है, यानी कि जो भी एसिड होता है, वो कहाँ आ जाता है, ईसोफिगस में आ जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है, जिसकी वजह से हम उस कंडीशन को हम कहते हैं ईसोफेजाइटिस। तो रिफ्लेक्स ईसोफेजाइटिस मतलब ईसोफिगस के अंदर क्या हो गई है, इन्फ्लामेशन हो गई है। इसकी वजह क्या होती है, इटियोलॉजी देख लेते हैं, कॉज देख लेते हैं। डिफेक्ट इन द LES। LES क्या होता है, लोअर ईसोफिगल स्फिंटर। लोअर ईसोफिगल स्फिंटर क्या होता है, जिससे हमारे पास ये स्टमक है, स्टमक के ऊपर एक कैप सा लगा हुआ होता है, उसको हम कहते हैं लोअर ईसोफिगल स्फिंटर, जो कि ईसोफिगस के नीचे होता है, इसीलिए हम कह रहे हैं लोअर ईसोफिगस। और स्फिंटर कहते हैं कैप को। तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है, प्रॉब्लम आ जाती है। क्या प्रॉब्लम आती है, बेसिकली जो LES है, लोअर ईसोफिगल स्फिंटर है, उसमें जो उसकी इलास्टिसिटी है, यानी जो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की सलाहियत है, जो बंद होने की एबिलिटी है, वो ख़त्म हो जाती है। एक वजह तो ये हो गई। दूसरी वजह है एसिड ऑफ स्टमक इन ईसोफिगस। स्टमक का एसिड कहाँ पर आ जाता है, ईसोफिगस में आ जाता है। ये इसकी थी कॉजेज़ के किस जो है वो गैस्ट्रो ईसोफिगल रिफ्लेक्स डिजीज़ की क्या कॉजेज़ होती हैं। अब हम देख लेते हैं क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या फिर सिम्टम्स। अगर किसी भी पेशेंट को या किसी भी पर्सन को गर्ड हो जाता है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। जो सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स में हमारे पास आ जाता है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न क्यों होता है, क्योंकि जब एसिड है, एसिड ऊपर की तरफ आ रहा है, जो है वो स्टमक से निकल करके ईसोफिगस में आ रहा है, और साइड पर क्या है, हार्ट है। तो हम कह सकते हैं कि भाई हार्ट क्या हो रहा है, हार्ट बर्न हो रहा है। वेट लॉस होगा। वेट लॉस किस तरह से होगा कि जो है वो जो पर्सन होगा, जो भी पेशेंट होगा, वो कुछ भी ठीक से नहीं खा सकेगा। क्यों, क्योंकि वो अपना प्रॉपर मील नहीं ले सकेगा, क्योंकि जो ईसोफिगस है उसके अंदर क्या आ गया, क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गई है। जब ईसोफिगस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगी तो स्वेलोइंग में मुश्किल होगी। जब स्वेलो नहीं कर पाएंगे तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉपर मील नहीं ले पाएंगे, प्रॉपर पेशेंट खाना नहीं खा सकेगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो है वो वेट लॉस हो रहा होगा। और नेक्स्ट है हमारे पास डिस्फेजिया। डिस्फेजिया का मतलब होता है स्वेलो करने में, यानी जो भी खाना होता है उसको निगलने में मुश्किल होती है, यानी कि फूड को स्वेलो करने में, निगलने में मुश्किल होती है, क्योंकि नीचे क्या होगी, पूरी उसमें ट्यूब में जो फूड पाइप है उसमें इन्फ्लामेशन हुई भी है। इसके अलावा वाटर ब्रश। वाटर ब्रश का मतलब होता है मुंह में पानी आ जाता है, बहुत ज़्यादा हाइपर स्लाइवेशन हो जाती है। जब हाइपर स्लाइवेशन हो जाती है, जिसकी वजह से दांतों में भी मसला आता है, तो डेंटल इरोजन्स हो जाती है। हम देख लेते हैं नेक्स्ट आगे की सिम्टम्स। चेस्ट पेन होगा, डेंटल इरोजन्स होंगी, और लास्ट में हमारे पास एस्थमा, क्रॉनिक एस्थमा हो जाएगा। जो है वो क्रॉनिक एस्थमा, क्रॉनिक कफ होगी, साथ में एस्थमा भी होगा और क्रॉनिक कफ भी होगी। अच्छा, एक एस्थमा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो एसिड है वो ऊपर की तरफ आ रहा है। जब एसिड ऊपर की तरफ आएगा तो ऊपर हमारे पास साइड में जो हमारे पास फूड पाइप है, ईसोफिगस के साथ में ही हमारे पास ट्रैकिया आ जाता है, यानी जो उसकी ऊपर वाली कवरिंग है वहाँ पर बार जो है वो सारा एसिड क्या करेगा, टच करेगा। जब एसिड टच करेगा, एसिड जब बार बार उस जगह पे टच करेगा तो फिर क्या होगा, वो वाली जगह भी क्या हो जाएगी, यानी जो हमारी जो ट्रैकिया वाली साइड थी, वो वाली जगह जो है वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी। जब वो इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, वहाँ पर भी इन्फ्लामेशन हो जाएगी, तो सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, तो अस्थमा होने के चांसेस होंगे और कफ भी होगी। अगर हम बात कर लें डायग्नोसिस की, उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन कौन से होते हैं। एंडोस्कोपी हम कर सकते हैं। एंडोस्कोपिक से क्या पता चलता है, एंडोस्कोपी में एक पूरी ट्यूब डालते हैं, जिससे जो है ना वो पता चलता है कि अंदर का कितना डैमेज हुआ है। जो भी हमारी फूड पाइप थी, यानी जो ईसोफिगस था, वहाँ पर चेक करते हैं कितना अल्सर ज़्यादा तो नहीं हो गया, कितना अल्सर हुआ, ये सारी चीज़ें चेक करते हैं।
एंडोस्कोपी से भी अगर नहीं समझ में आ रहा होता है तो दूसरा टेस्ट हम कर सकते हैं, मोनोमीट्री टेस्ट है वो भी हम कर सकते हैं। मोनोमीट्री में हम देख रहे होते हैं कि भाई जो LES है, जो लोअर ईसोफिगस स्फिंक्टर है, उसकी टोन क्या है, मतलब उसकी इलास्टिसिटी कितनी आ रही है, उसकी इलास्टिसिटी ख़त्म तो नहीं हो गई है। और हम जो है वो एक और टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, पीएच को चेक कर सकते हैं 24 आवर्स के लिए। अगर हम बात कर ले नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, इसमें जो है वो हेल्दी लाइफ स्टाइल होगा, कंट्रोल डाइट, और डाइट को हम कंट्रोल करके, डाइट कंट्रोल किस तरह से और हेल्दी लाइफ स्टाइल इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे अगर कोई खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद अगर जो है वो कोई भी पर्सन होगा जब वो लेटेगा तो प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो सकेगी, और जो स्टमक का जो भी एसिड था और जो भी कंटेंट था वो ऊपर की तरफ आएगा, ईसोफिगस की तरफ आएगा, तो एसिड के ऊपर आने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें क्या करनी होती है, अवॉइड करनी होती है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में आ जाता है। अगर हम बात कर ले फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट का मतलब होता है ड्रग्स को यूज़ करके हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। इसमें जो है वो PPIs देते हैं, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स देते हैं, जैसे कि हमारे पास इसमें ओमिप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है और डेसलेंसोप्राजोल है, इस ओमिप्राजोल है। ये सब क्या करते हैं, ये जो स्टमक से, यानी कि जो गैस्ट्रिक की सिक्रीशंस होती हैं, स्टमक की जो सिक्रीशंस होती हैं उनको कम कर देते हैं या ब्लॉक करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ये बेस्ट चॉइस होती है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स। इसके अलावा हम H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट में हमारे पास सिमिटिडीन आ जाता है, रेनिटिडीन आ जाता है और फेमोटिडीन जो ड्रग है वो आ जाती है।